स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, इस चैप्टर को लेकर उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स इससे पहले के भी जो चैप्टर थे उन चैप्टरों की भी वीडियो मैंने बना रखी है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं उनकी विशेषताएं भी इसमें बतानी है, ठीक है। और अथवा में भी प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय, यानी कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। किस पर निर्भर होती हैं? पर्यावरण पर, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, यानी कि जो है तो पर्यावरण से ही ये क्रियाएं संभव है कि हो पाती हैं। यह क्रियाएं पृथ्वी पर जैसे संसाधन उपस्थित जो संसाधन है, जैसे भूमि संसाधन, जल संसाधन, वनस्पति, खनिज, जीवन के उपयोग से संबंधित होती हैं, तथा कुछ जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो हैं जैसे अखेट करना यानी कि शिकार करना, भोजन संग्रह करना, कृषि करना, मत्स्य पालन, पशुचारण, पशुपालन व लकड़ी काटना जैसी क्रियाएं जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों में शामिल होती हैं, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं उसकी विशेषताएं निम्न हैं। जैसे इसमें से पहली विशेषता है, एक इस प्रकार की क्रियाएं करने के लिए मानव प्रकृति संसाधनों पर निर्भर रहता है, ठीक है। मतलब प्राथमिक क्रिया करने के लिए जो है, ठीक है, प्राथमिक क्रिया करने के लिए मानव किस पर निर्भर होता है? प्राकृतिक संसाधनों पर होता है। क्योंकि जैसे हमको मत्स्य पालन यानी हमको अगर मछली पालना है तो मछली के लिए हमें प्रकृति पर निर्भर करना होगा, क्योंकि मछली जो है प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होएगी, ठीक है। उसके लिए हमें प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी पहली जो विशेषता है वो है कि प्राथमिक क्रिया करने के लिए मानव को जो है तो प्रकृति संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है प्राथमिक क्रिया की वो है कि इस क्रिया को करने के लिए मानव को अधिक बुद्धि और कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर उसके पास बुद्धि है तो वो इस प्रकार की क्रियाएं कर सकता है और अपना जीवन यापन भी कर सकता है। जैसे कृषि करना है या मछली पालना है, उसके लिए अधिक जो है तो दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत भी अगर उसके पास दिमाग होगा तो वो ये तरह की क्रियाएं कर सकता है, ठीक है। उसी में जो अगली विशेषता है वो है यह क्रिया पिछड़े क्षेत्रों में अधिक प्रचलित होती है, जहाँ पर निम्न वर्ग निम्न कास्ट के जो लोग होते हैं, जहाँ पर ऐसे लोग होते हैं वहाँ पर जो है ये क्रियाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित होती हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं उन एरिया में। ये क्रियाएं पारंपरिक होती हैं। ये क्रियाएं अफ्रीका व एशिया महाद्वीप के वनों में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न है रोपण कृषि किसे कहते हैं? रोपण कृषि तो ये ऐसी कृषि होती है जिसमें पहले नर्सरी तैयार की जाती है, फिर वहाँ से उन पौधों को उन्मूलित कर दूसरी जगह लगाया जाता है, उसको रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। इस कृषि को देख लेते हैं। रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की कृषि होती है जिसमें एक ही प्रकार के फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। इसमें एक बार फसल लगाकर लंबे समय तक उससे उत्पादन लिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में जैसे चाय, रबड़, गन्ना, केला, नारियल ये रोपण कृषि की फसलें हैं, ठीक है। ये रोपण फसलें हैं।
जिनको केवल एक बार लगाया जाता है और इनसे उत्पादन जो है काफ़ी लंबे समय तक के लिए लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वो है स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसान काटता है पेड़ों को और आग भी लगाता है, जला देता है, इसीलिए उसको कर्तन दहन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसको। स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार की कृषि के लिए कृषक भूमि का कोई एक टुकड़ा चुनता है, ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, और फिर उनको काट कर उन पर आग लगाकर उनकी राख पर ही जो है तो क्या करता है, खेती करता है, क्योंकि उसका मानना है कि इस प्रकार से जो है तो खेती अगर करते हैं तो उसमें उत्पादन अधिक मिलेगा। ठीक है, आगे है, एक पूरी फसल की उपज लेने के बाद वो उस जगह को छोड़ देता है और फिर इसी प्रकार से इसी प्रक्रिया को दोहराता है और कोई दूसरी जगह चुनता है, वहाँ भी इसी प्रकार से वो कृषि करता है। तो इसी कृषि को जो है तो स्थानांतरणशील कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है वो है, यह कृषि का वह प्रकार है, निर्वाह कृषि क्या है? तो यह कृषि का वह प्रकार है जिसमें कृषक केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परिवार के ही मदद से फसलें उगाता है और वर्ष भर के खाने के लिए उसको रख लेता है। और इस प्रकार की फसलें जो है और इस प्रकार की जो फसलें हैं वो बाज़ार में बेचने के लिए नहीं उगाई जाती, बल्कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उगाई जाती हैं। ठीक है, निर्वाह कृषि, इसमें घर परिवार के 2-4 सदस्य मिलकर ही जो है तो खेत का काम कर लेते हैं, जुताई का, बुवाई का, कटाई, निराई, ठीक है, वो सारे कार्य जो है तो परिवार के ही लोग कर लेते हैं। और इसमें केवल वो इतना अनाज उगा पाते हैं कि अपने परिवार के खाने के लिए ही बस उगा पाते हैं, बाज़ार में बेचने के लिए नहीं उगाया जाता इसमें, इस प्रकार की कृषि में अनाज। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सहकारी कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, तो सहकारी कृषि यह वह कृषि होती है जिसमें कृषक का एक समूह अपनी भूमि से अधिक लाभ पाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है। इसे ही सहकारी कृषि कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसान जो है तो क्या कर रहा है, समूह में इकट्ठा होकर खेती कर रहा है, अपने संसाधन और श्रम वगैरह मिला करके। ठीक है, उसी को सहकारी कृषि कहते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, चलवासी पशुपालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और अथवा में भी प्रश्न है, चलवासी पशुचरण की विशेषताएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं, चलवासी पशुचारण प्राचीन भारत जीवन निर्वाह का एक व्यवसाय है, यानी कि प्राचीन काल में जो है तो व्यक्ति अपने जीवन को पशुचारण करके ही जो है तो चलाते थे। अपने जीवन का निर्वहन कैसे करते थे, पशुचारण करके, जिसमें पशुचारक भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, औजार एवं यातायात के लिए निर्भर होते थे, पशुओं पर ही निर्भर होते थे, क्योंकि उसके पास पशु हैं, पशुओं को बेच करके वो अपनी सारी ज़रूरतें कर लिया करते रहे। ठीक है, इसकी विशेषताएं जो है निम्न है। जैसे इसकी पहली विशेषता है, चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण पशुओं पर आधारित जीवन निर्वाह की क्रिया है। चलवासी पशुचारण जो है पशुओं पर आधारित जीवन निर्वाह की क्रिया है। आगे है, चलवासी लोग अपने पशुओं को प्राकृतिक चारागाह पर चराते हैं।
जो प्राकृतिक चारागाह है उसी पर वो चराते हैं अपने पशुओं को। ठीक है, आगे है प्रत्येक पशु चारक अपने पशुओं को निश्चित क्षेत्र में ही विचरण करवाते हैं। दूसरे क्षेत्र के पशु नहीं जाते हैं, वो उनका एरिया होता है, निश्चित एरिया, उसी एरिया पे वो विचरण करवाते हैं। अब प्रत्येक पशु चारक अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चारागाहों एवं पानी की तलाश में, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, मतलब चारागाह की तलाश में जाते हैं, पानी की तलाश में जाते हैं। ठीक है, और हिमालय क्षेत्र के जो पशु चारक होते हैं वो नए चारागाह की तुलना में मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। ठीक है, जब मौसम बदलता है तभी जो है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं चारागाह की तलाश में। इसे ही ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मिश्रित कृषि। ठीक है, तो मिश्रित कृषि वह कृषि होती है, ठीक है, जो जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाएं, दोनों कार्य एक साथ किए जाएं, मतलब कृषि भी की जाए और पशुपालन भी की जाए, उसी को जो है तो मिश्रित कृषि कहा जाता है। अर्थात जो है तो कृषि फसल भी उगाई जाती है और पशुओं को भी पाला जाता है। इसकी विशेषताएं जो है तो वो निम्न है, जैसे यहाँ पे देखते हैं। पहली विशेषता मिश्रित कृषि की, मिश्रित कृषि में फसलें उगाना व जो है तो उत्पादन करना, फसलें उगाना है और उत्पादन भी करना है, दोनों कार्य एक साथ किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है इस प्रकार की कृषि में खेतों का जो आकार होता है वो मध्यम होता है, ना तो बहुत बड़े खेत होते हैं और ना ही बहुत छोटे, मध्यम आकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो है तो कृषि का प्रमुख घटक घास होती है। जो ये मिश्रित कृषि है इसकी प्रमुख घटक क्या है? घास है। आगे है चौथा नंबर जो विशेषता है मिश्रित कृषि की वो है इस कृषि के अंतर्गत बोई जाने वाली फसलें जैसे गेहूँ, जौ, राई, मक्का, बाजरा, ये फसलें जो है मिश्रित कृषि के अंतर्गत बोई जाती हैं। ठीक है, अगली जो विशेषता है वो है इस कृषि के अंतर्गत पालित जानवर, यानी कि कृषि में पाले जाने वाले जानवर जैसे गाय, बैल, सूअर, मुर्गी, ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत पाली जाती हैं। अगला है इस कृषि में मशीनें, उर्वरक, उत्तम बीज व सिंचाई का प्रयोग भी किया जाता है। आगे है विशेषता मिश्रित कृषि की, कृषि का विस्तार यूरोप व अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वो है सामूहिक कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, क्या सामूहिक कृषि किसे कहते हैं? तो मतलब यह वह कृषि होती है जिसमें कृषक के समूह आपस में मिल करके अपने अपने संसाधन को मिला करके एक साथ कृषि कार्य करते हैं, इसे ही सामूहिक कृषि कहते हैं। इस कृषि को पूर्व सोवियत संघ में कोलखहोज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोलखहोज के नाम से जाना जाता है। इस कृषि का आरंभ पूर्व सोवियत संघ में हुआ और इस कृषि में सभी कृषक अपने पशु व श्रम मिलाकर कृषि करते हैं। ठीक है, भले वो ज़मीन के मालिक होते हैं परंतु फिर भी वो कई सारे लोगों को अपने ज़मीन पे शामिल किए होते हैं और फिर वो कृषि करते हैं। ठीक है, उसी को सामूहिक कृषि कहते हैं। फ्रेंड्स, अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बतानी है। तो भूमध्य सागरीय कृषि जो है तो कृषि का ऐसा प्रकार है जहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है और इस कृषि में खट्टे फल उगाए जाते हैं। जो भूमध्य सागरीय कृषि है वह शीत ऋतु में वहाँ तेज वर्षा होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खट्टे फल उगाए जाते हैं। अंगूर की खेती की जाती है क्योंकि अंगूर जब जो है तो कच्चा होता है तो वो खट्टा होता है। अंगूर से शराब बनाई जाती है, मुनक्का व किशमिश भी बनाई जाती है। अंजीर व जैतून भी जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो कहाँ कहाँ होती है? तो वह जो है फ्रांस, इटली, ट्यूनीशिया व कैलिफोर्निया आदि जगहों में भूमध्य सागरीय कृषि होती है। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, वो है कृषि क्या है, वह इसके प्रकार भी बताना है। तो मृदा को जोतने, मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी को जोतने, फसलें उगाने, ठीक है, मिट्टी को जोतने, फसलें उगाने, पशुओं को पालने, उनका भरण पोषण करने के में विज्ञान व कला को कृषि कहते हैं। जिस प्रकार से फसलों को जो है तो पाला जाता है, उसको विज्ञान एवं कला को कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कृषि पर अनेक प्रकार, इस प्रकार की जो कृषि है वो भी कई प्रकार की है, जैसे निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी, भूमध्य सागरीय कृषि, कृषि बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, सहकारी कृषि व सामूहिक कृषि जो है तो कृषि के अंतर्गत शामिल होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।